हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 ज्योग्राफी का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को शॉर्ट में लेकिन डिटेल्ड में कवर करेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एक तो इसका है मिनरल वाला पोर्शन, दूसरा है एनर्जी रिसोर्सेज वाला पोर्शन। तो मिनरल्स में हम पढ़ेंगे मिनरल्स के कितने टाइप्स होते हैं। एक तो होता है मेटेलिक मिनरल, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, फेरस, नॉन फेरस। उसके बाद हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करें। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा चैप्टर कुछ इस तरह से शुरू होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट होते हैं हमारे लाइफ का, यानी एक नेसेसरी पार्ट होते हैं। क्योंकि देखो ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा पिन ही क्यों ना हो या फिर एक बड़ा सा बिल्डिंग क्यों ना हो जिसमें हम रहते हैं, वो सभी मिनरल से बने होते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो बॉडी है वो भी मिनरल से बना हुआ है, और जो हम खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं। आप अपने आजू बाजू में देखो, जितनी भी चीजें हैं वो सभी मिनरल से बनी होती है। तो आखिर मिनरल्स होते क्या है? व्हाट इज अ मिनरल? तो मिनरल जो है वो होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है कि जो रॉक्स होते हैं वो मिनरल से बनते हैं, और जो लाइमस्टोन होता है वो एक सिंगल मिनरल से बनता है। वहीं जो दूसरे रॉक्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह के मिनरल्स अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं, लेकिन जो लाइमस्टोन होता है वो सिंगल मिनरल से बनता है। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। अब जो मिनरल्स होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ कलर्स में, यानी अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं। उनका हार्डनेस अलग होता है, वो क्रिस्टल फॉर्म्स में पाए जाते हैं, उनका लस्टर अलग होता है, उनका डेंसिटी अलग होता है। तो ये सब कुछ उनके फिजिकल और केमिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में उनका फॉर्मेशन हुआ है। अब जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स में भी पाए जाते हैं। ओर क्या होता है? जब मिनरल्स का एक्यूमुलेशन होता है, यानी जब मिनरल्स जमा होते हैं और वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो उसे ओर कहा जाता है। तो जब हम ओर की सफाई करते हैं, ओर को साफ करते हैं, तो उसमें से हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स की, यानी मिनरल्स जो है वो कैसे ऑकर होते हैं, और इसका 5 पॉइंट्स है। और आपके एग्जाम में ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहला है कि जो मिनरल्स होते हैं वो वेन्स और लोड्स में पाए जाते हैं। अब वेन्स या लोड्स क्या होते हैं? तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं वो क्रैक्स में, फॉल्ट्स में पाए जाते हैं, ऑकर होते हैं। तो ये जो स्मॉलर क्रैक्स होते हैं उनको वेन्स कहा जाता है, और जो लार्जर क्रैक्स होते हैं उनको लोड्स कहा जाता है। तो जो मिनरल्स होते हैं वो लिक्विड या गैसियस फॉर्म्स में इन क्रैक्स में पाए जाते हैं, और जैसे जैसे वो अपवर्ड राइज करते हैं, अपवर्ड फ्लो करते हैं, तो वो कूल होने लगते हैं और सॉलिडिफाई होने लगते हैं, सॉलिड होने लगते हैं। यहाँ से हमें कुछ मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि कॉपर, जिंक और लेड, हमें यही वेन्स और लोड्स से मिलते हैं। दूसरा होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो बेड्स और लेयर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सेडिमेंटरी रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स उसके बेड्स या लेयर्स में पाए जाते हैं। तो किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है? तो देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में बहुत दिनों तक डिपोजिशन होते होते, एक्यूमुलेशन होते होते और कंसंट्रेशन होते होते उनका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल जो है वो हमें लेयर्स से ही मिलता है, तो कोल का फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरह से होता है। तीसरा ऑकरेंस होता है रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। तो सरफेस के ऊपर जो मिट्टी होती है वो विंड के कारण, वेदरिंग के कारण या फिर हवा के कारण बह जाती है, और जो रेसिडुअल बचता है वही मिनरल होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। चौथा होता है एलुवियल डिपॉजिट। तो जो वैली फ्लोर्स होते हैं या फिर जो हिल्स के बेस होते हैं वहां पर कुछ डिपोजिशन होता है, उन्हें प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है, और उसी प्लेसर डिपॉजिट्स में मिनरल्स होते हैं जो कि वाटर से कोरोड नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम। ये सभी मिनरल्स हमें इसी तरह से मिलते हैं। पांचवा पॉइंट है कि जो ओशन वाटर्स होते हैं उनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन। ये सभी हमें ओशन वाटर्स से ही मिलते हैं।
अब मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में रिच और वैरायटी फॉर्म्स के मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि पेनिनसुलर रीजियंस में कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका और दूसरे नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। पेनिनसुलर के वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स में सेडिमेंटरी रॉक्स पाए जाते हैं। वहीं गुजरात और असम में पेट्रोलियम डिपॉजिट पाए जाते हैं। राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं। वहीं जो अपना नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन्स है, एलुवियल प्लेन्स, वहां पर कोई भी मिनरल्स नहीं पाए जाते। तो ये जो मिनरल्स जहाँ पे डिपॉजिटेड होते हैं, जब हम उनको वहाँ से निकालते हैं माइनिंग प्रोसेस के थ्रू, तो वो जो प्लेस होता है उसको माइन कहा जाता है। यानी जिस प्लेस से हम उसको खुदाई करके माइनिंग करके वहाँ से निकालते हैं मिनरल्स को, तो वो जो प्लेस होता है उसे माइन कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की। तो पहला होता है मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स के दो टाइप्स होते हैं, फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन होता है और नॉन फेरस मिनरल्स यानी जिसमें आयरन नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं अपना पहला फेरस मिनरल की, जो कि है आयरन ओर। आयरन ओर जो है वो बेसिक मिनरल होता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन होता है। इंडिया में फाइन क्वालिटी के आयरन ओर भर भर के हैं, गुड क्वालिटी के। मैग्नेटाइट जो है वो फाइनेस्ट आयरन ओर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है, अप टू 70%। उसका एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज है, जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। हेमाटाइट ओर जो होता है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड, यानी हेमाटाइट को ज्यादा यूज किया जाता है। बट इसमें आयरन थोड़ा कम होता है, इसमें आयरन 50 to 60% होता है। तो अब हम बात करते हैं मेजर आयरन ओर बेल्ट्स जो कि इंडिया में है। सबसे पहला है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। तो उड़ीसा में जो बादाम पहाड़ माइंस है वहां पर हाई ग्रेड के हेमाटाइट ओर पाए जाते हैं। वहीं जो झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हेमाटाइट ओर पाया जाता है। तो इसके जो पास वाला पोर्ट है पैराद्वीप पोर्ट, वहीं से इन आयरन ओर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लाई करता है। और जो छत्तीसगढ़ का बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो बैलादिला हिल्स है वहाँ पर वेरी हाई ग्रेड के हेमाटाइट ओर पाए जाते हैं। तो इसको उसके पास वाले पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। तीसरा है बलाई चित्रदुर्गा चिक्कामगलुरु तुमाकुरु बेल्ट जो कि कर्नाटका में है। और कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में जो कुद्रेमुख माइंस है वहां से 100% जो आयरन ओर होते हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो कुद्रेमुख डिपॉजिट्स है ये सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट है पूरे वर्ल्ड में। और इसके पास वाला जो पोर्ट है मैंगलुरु पोर्ट, यहाँ से इन आयरन ओर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। चौथा है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो कि गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ का जो पोर्ट है मर्मगांव पोर्ट, यहाँ से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरा फेरस मिनरल्स है मैंगानीज। मैंगानीज जो है वो इसे ज्यादातर स्टील और फेरो मैंगानीज एलॉय बनाने में यूज किया जाता है। और नियरली 10 kg मैंगानीज की जरूरत पड़ जाती है 1 टन स्टील बनाने के लिए। तो इसे ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। और उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगानीज ओर का पूरे इंडिया में। तो अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। तो इंडिया में नॉन फेरस मिनरल्स का उतना रिजर्व्स या प्रोडक्शन नहीं होता है। पहला नॉन फेरस मिनरल है कॉपर। तो इंडिया में कॉपर का रिजर्व और प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जो कॉपर होता है वो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और गुड कंडक्टर होता है। इसलिए कॉपर का ज्यादातर इस्तेमाल इलेक्ट्रिक केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जो बलाघाट माइंस है मध्य प्रदेश के और जो खित्री माइंस है राजस्थान में, यहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन होता है। दूसरा नॉन फेरस मिनरल है बॉक्साइट। तो अब देखो जो बॉक्साइट होता है उससे निकलता है एल्यूमिना और एल्यूमिना से बनता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट मेटल है क्योंकि एल्यूमिनियम में आयरन का स्ट्रेंथ होता है और ये बहुत ही ज्यादा लाइट होता है। इसके अलावा ये गुड कंडक्टर होता है और इसका ग्रेट मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, ग्रेट मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। इसलिए एल्यूमिनियम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेटल होता है। उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है पूरे इंडिया में।
तो अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। तो सबसे पहला है माइका। माइका जो है वो लेयर्स ऑफ प्लेट से बनता है और इसे हम पतले पतले शीट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। माइका जो है वो क्लियर होता है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन कलर में पाया जाता है और माइका में एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पाया जाता है, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज और रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। तो इन सारे प्रॉपर्टीज की वजह से माइका को इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू और कोदरमा गया हजारीबाग बेल्ट जो झारखंड का है, ये दोनों लीडिंग प्रोड्यूसर्स है माइका। अब बात करते हैं लाइमस्टोन की। तो लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के साथ पाया जाता है। लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंटरी रॉक्स में पाया जाता है और लाइमस्टोन जो होता है वो बेसिक रॉ मटेरियल होता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस में आयरन को स्मेल्ट करने के लिए लाइमस्टोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग की, यानी माइनिंग करने से क्या प्रॉब्लम्स होता है। तो पहला तो जो माइनर्स होते हैं, जो माइनिंग करने का काम करते हैं, तो माइनिंग करते करते वो जो डस्ट और फ्यूम्स इनहेल कर लेते हैं उसकी वजह से उनको पल्मोनरी डिजीज होता है एंड इसके अलावा रूफ के कोलैप्स होने का और आग लगने का खतरा बना रहता है। और इसके अलावा माइनिंग जहाँ पर होता है उसके आसपास के जो वाटर सोर्सेस होते हैं वो भी कॉन्टामिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा माइनिंग करने के बाद जो वेस्ट निकलता है, जो स्लरी निकलता है, उसकी वजह से लैंड सॉइल पोल्यूशन होता है एंड इसके अलावा स्ट्रीम और रिवर पोल्यूशन भी होता है। तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। तो हम रैपिडली मिनरल्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और ये जो मिनरल रिसोर्सेस है ये फाइनाइट है और नॉन रिन्यूएबल है। तो हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सबसे पहला कि हमें कंसर्न्ड एफर्ट लगाने होंगे ताकि जो मिनरल रिसोर्सेस है उनको हम एक प्लान और सस्टेनेबल मैनर में यूज कर सके। दूसरा कि हमें टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना होगा ताकि हम जो लो ग्रेड ओर्स है उनको लो कॉस्ट में यूज कर सके। तीसरा कि हमें मेटल्स को रिसाइकिल करना होगा और जो स्क्रैप मेटल्स होते हैं उनको भी यूज करना होगा। और एक और पॉइंट कि हमें दूसरे सब्स्टिट्यूट्स निकालने होंगे ताकि हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके फ्यूचर के लिए। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। तो ऑलमोस्ट जितने भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन सभी के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी रिसोर्सेज का दो क्लासिफिकेशन होता है, पहला तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहला आ जाता है कोल। तो इंडिया में कोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और कोल के बहुत सारे वैरायटी होते हैं और वो डिपेंड करता है कि वो कितने डिग्री में वो कंप्रेस्ड हुआ है, कितने डेप्थ में वो पाया गया है और कितना टाइम में वो बरीड हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग उसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं। तो जो दलदल होता है जहाँ पर डिकेइंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पर पीट पाया जाता है जिसमें बहुत ही कम कार्बन होता है और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और लो हीटिंग कैपेसिटी होता है। दूसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो लो ग्रेड का ब्राउन कोल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो तमिलनाडु के नेह वैली में ये लिग्नाइट कोल का रिजर्व है और यहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तीसरा है बिटुमिनस। तो जो कोल बहुत ही ज़्यादा डीप में होता है और बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज्ड टेम्परेचर से उसको कंप्रेस किया जाता है तब जाके बिटुमिनस बनता है और ये जो बिटुमिनस है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोल है कमर्शियल यूज़ के लिए। अब जो हाई ग्रेड का बिटुमिनस कोल होता है उसे मेटलर्जिकल कोल कहा जाता है जिसका एक स्पेशल वैल्यू होता है ब्लास्टिंग फर्नेस में आयरन को स्मेल्ट करने के लिए। चौथा है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है वो हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है। इंडिया में जो कोल पाए जाते हैं रॉक्स में उनके दो जियोलॉजिकल एज होता है। पहला तो गोंडवाना में जिसका एज अ लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स होता है और दूसरा होता है टर्शियरी डिपॉजिट जिसका एज अबाउट 55 मिलियन ईयर्स होता है। तो अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम को हीट और लाइटनिंग के लिए एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है एंड इसके अलावा इसे बहुत सारे मशीन्स में एज अ लुब्रिकेंट्स यूज़ किया जाता है और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इसे एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होते हैं वो एक नोडल इंडस्ट्रीज़ की तरह होते हैं दूसरे सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र या फिर दूसरे जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए। तो ये जो पेट्रोलियम है ये आपको एंटी क्लीन्स और फॉल्ट ट्रैप्स में देखने को मिल जाए।
अब दो नॉन पोरस लेयर्स के बीच में एक सैंडस्टोन या लाइमस्टोन का पोरस लेयर होता है, जहाँ पर ये जो पेट्रोलियम ऑयल है वो फ्लो करता रहता है, और ये जो ऑयल है वो इन नॉन पोरस लेयर्स की वजह से ना तो ऊपर राइज कर सकता है और ना ही बॉटम में सिंक कर सकता है, यानी ना तो ये ऊपर उठ सकता है और ना ही नीचे दब सकता है इन नॉन पोरस लेयर्स की वजह से। तो वो बीच में ही फ्लो करता रहता है उस पोरस लेयर में। तो अबाउट 63% इंडिया का जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो मुंबई हाई से होता है, 18% गुजरात से होता है और 16% असम से होता है। अब अंकलेश्वर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड है गुजरात में। इसके अलावा असम जो है वो ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, जहां पर डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है असम के। अब पेट्रोलियम के बाद आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, जो कि पेट्रोलियम के साथ या पेट्रोलियम के बिना पाया जाता है। नेचुरल गैस जो है उसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैस का एक बड़ा सा रिजर्व है। अब 1700 किलोमीटर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है वो मुंबई हाई को नॉर्दर्न इंडिया के साथ लिंक करता है, कनेक्ट करता है। अब की यूजर्स की बात करें तो जो पावर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है वो नेचुरल गैस के की यूजर्स है। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को दो तरीके से जनरेट किया जाता है। पहला तो रनिंग वाटर जो कि हाइड्रो टर्बाइंस को रोटेट करता है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और दूसरा होता है फ्यूल्स जैसे कि कोल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को बर्न करके टर्बाइंस को घुमाया जाता है, जिससे थर्मल पावर जनरेट होता है। तो इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि भाखरा नंगल हो गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और कोपीली हाइडल प्रोजेक्ट, ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा इंडिया में 310 से भी ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स है। तो अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। तो ये रिसेंटली में डिस्कवर हुआ एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी है, और हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकेंगे। इसके अलावा इंडिया में अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड और बायोमास पाया जाता है, और इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रोग्राम्स चलते हैं ताकि हम इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को डेवलप कर सके। तो पहला है न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी। तो जब हम एटम्स में ऑल्टर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए। तो झारखंड और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है, जिसको एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मोनजाइट सैंड्स जो कि केरला में है, वहाँ पर भी थोरियम ज़्यादा है। दूसरा है सोलर एनर्जी। तो क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए यहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, और फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी होता है जो कि सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। कुछ बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश हुए हैं, ताकि जो रूरल एरियाज में जो हाउस होल्ड्स है वो फायरवुड और डंक केक का इस्तेमाल करना बंद कर दे। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट कंजर्व होगा, और इस काउ डंक केक का हम मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। तीसरा है विंड पावर। तो इंडिया में विंड पावर का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, और सबसे लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है, नगरकोइल से मदुराई तक। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी विंड फार्म्स है। नगरकोइल और जैसलमेर में विंड एनर्जी का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस। तो शर्ब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट का यूज़ किया जाता है बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि जिस प्लांट में कैटल डंग का यूज़ किया जाता है उसे गोबर गैस प्लांट कहते हैं, और इसके दो फायदे होते हैं। पहला कि ये मैन्यूअर के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और दूसरा कि इसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फार्मर्स इसे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फ्यूल वुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एंड इसकी वजह से पेड़ों की कटाई नहीं होती है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। तो ओशैनिक टाइड्स का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और इनलेट्स के वहां पर फ्लड गेट डैम्स बने होते हैं। तो हाई टाइड में क्या होता है कि पानी बह के इनलेट के अंदर चला जाता है और वहीं पर ट्रैप हो जाता है, और जब लो टाइड होता है तो लो टाइड में वो रिट्रीट होता है, और जिसकी वजह से जो टर्बाइंस है वो रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है।
तो इंडिया में गल्फ ऑफ कंबत और गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पर टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। ये आइडियल कंडीशंस होते हैं टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी उसे कहते हैं जब हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अर्थ के इंटीरियर हीट को यूज करके। तो जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम जितने अर्थ के डीपर में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, उतना ही अर्थ जो है वो गर्म होता है। अब जहाँ पर ढलान ज़्यादा होती है वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है शैलो में, और वहाँ का जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है रॉक से और बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि जब वो ऊपर की तरफ राइज करता है तो वो स्टीम में यानी वेपर में बदल जाता है। और ये जो स्टीम होता है इसको यूज़ किया जाता है टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इंडिया में 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स सेटअप हुए हैं ताकि जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस किया जा सके। पहला तो है पार्वती वैली में जो कि मणिकर्ण में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा है अपना पुगा वैली लद्दाख में। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की। तो एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इस सेंस में एक अर्जेंट नीड है कि हम एक सस्टेनेबल पाथ डेवलप करें ताकि हम एनर्जी को डेवलप कर सके, और हमें एनर्जी को कंजर्व करने की ज़रूरत है और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो एज अ सिटीज़न हम भी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। पहला कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल। दूसरा कि हम इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर सकते हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा कि हम पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर ज़्यादा डिपेंडेंट होना होगा और हमें एनर्जी को सेव करना होगा, बिकॉज एनर्जी सेव इज़ एनर्जी प्रोड्यूस।